जिनके अपने बच्चे तो देश विदेश में पढ़े, लेकिन कश्मीरी आवाम के बच्चों के लिए स्कूल जला दिए गए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव हैं जो एक निशान, एक विधान और एक राष्ट्र के झंडे तले हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा बलों ने काफी हद तक आतंकवाद पर नियंत्रण पाया है कि आफ्टर द 75 years of independence the borders cannot be changed। भारत का मुकुट कहलाए जाने वाले और दुनिया का जन्नत माने गए जम्मू कश्मीर ने इस देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को झेला। गोलियों की दंदनाहट की आवाज, सड़कों के सन्नाटे को चीरती हुई, सायरन बजाती हुई सुरक्षा बलों की गाड़ी। 90 के दशक में हमने वो दौर भी देखा जब हजारों कश्मीरी पंडितों को पलायन कर कर अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा, और वहीं उसके 10 साल बाद आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने वाले हैं। इन्हीं 10 साल बाद आज जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और सिर्फ यही नहीं, इसको लेकर सबके मन में ये सवाल है कि आखिर आर्टिकल 370 हटने के बाद और धारा 35 से हटने के 10 साल बाद ये विधानसभा चुनाव क्या क्या नए रुख लेकर आएगा। सबके मन में कई सवाल हैं। लोगों की गवर्नमेंट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, इन सभी सवालों का जवाब देना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार हरीश चोपड़ा सर, जो आज इन्हीं सभी सवालों पर बात करेंगे और उम्मीद है आपको कई ऐसे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी के पॉडकास्ट में। जैसे अब जम्मू कश्मीर में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, आर्टिकल 370 हटने के बाद और धारा 35 से हटने के बाद 10 साल बाद ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने वाले हैं। सभी इसको लेकर सबके मन में काफी सवाल हैं और उम्मीद है कि सबको सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि मुख्यमंत्री अगला आखिर बनेगा कौन, और ये जम्मू कश्मीर में कैसे कुछ ये राजनीतिक जो दल हैं वो किस तरह से तैयार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों बाद, यानी कि जब हम अमृतकाल के वर्ष से गुजर चुके हैं, अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव हैं जो एक निशान, एक विधान और एक राष्ट्र के झंडे तले हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 370 के साथ जो 2 विधान, 2 संविधान और 2 निशान का मुद्दा था, वो इन चुनावों में अब नहीं है, क्योंकि एक राष्ट्र में एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, विधान, संविधान और निशान एक ही होने चाहिए और एक ही ध्वज होना चाहिए। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है कि इस बार के जो चुनाव हैं, इस पर दुनिया के पर्यवेक्षकों की नजरें लगी हुई हैं। जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, अब क्योंकि चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और अन्य सभी दलों के नेताएं, कांग्रेस के राहुल गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला सभी अपनी अपनी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अब ये जम्मू कश्मीर का आवाम तय करेगा कि उसे कोई नया विकल्प चाहिए या फिर परंपरागत ढंग से जिस तरह से वोट पड़ते आए हैं उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ये आवाम बताएगा, जिसको लेकर अभी जानते हैं हम कि अभी इलेक्शन स्टार्ट हो गए। पहला चरण 18 तारीख को होगा, बिल्कुल। दूसरा चरण 25 को और उसके बाद 1 तारीख को तीसरा चरण और उसके बाद 8 अक्टूबर को इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे सबके सामने। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार, मतलब पहली बार 10 साल बाद धारा 35 से हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो क्या कुछ चुनौतियां सरकार को फेस करनी पड़ सकती है? उसके बारे में आपका क्या कहना है? वैसे तो हर चुनाव जो होते हैं वो अपने आप में एक चुनौती होते हैं। चुनाव जो होते हैं वो संभावना और आशंकाओं का और परसेप्शन का खेल होते हैं। अब देखना यह है कि एक तरफ तो भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है जी, उसका किसी के साथ गठबंधन नहीं है। जो मेन स्ट्रीम की जम्मू कश्मीर की पार्टी रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का आपस में गठबंधन है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो है वो पीडीपी, वो भी अकेले चुनाव लड़ रही है। इस मुकाबले में अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या वहाँ का जो अवाम है, वहाँ का जो मतदाता है, क्या परिवारवादी या डायनेस्टिक रूल जो करती रही हैं पार्टियाँ उनको वोट देंगे या फिर कोई नया विकल्प चुनेंगे। यहाँ तक
परिवर्तन का सवाल है कि इन चुनावों में पिछले चुनावों से अलग क्या है। वो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह रहा कि कभी चिनार बहुत उदास होते थे। हमने 90 के दशक में एक स्कूल की लैब असिस्टेंट गिरिजा टिक्कू, जिसके साथ रेप हुआ और उसके बाद उसे आरे से चीर दिया गया, टीकालाल टपलू कश्मीरी नेता के बाद कैसा माहौल था। तत्कालीन दूरदर्शन केंद्र के निदेशक लहासा कौल की शरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। यहां तक आतंकवाद का सवाल है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुरक्षा बलों ने काफी हद तक आतंकवाद पर नियंत्रण पाया है। हालांकि इसे हम पूरी तरह नियंत्रण नहीं कह सकते, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन कभी श्रीनगर के लाल चौक जो होता था वो बहुत वीरान होता था। अगर आप जाएं तो आप रात के 11 बजे भी श्रीनगर के लाल चौक में घूम सकते हैं। बाजार गुलजार है, बंद पड़ा सिनेमाघर फिर से खुल गया है, लोगों को स्वतंत्रता महसूस हुई है। डल झील के किनारे कभी खौफनाक वातावरण होता था, आज डल झील में भी रौनक है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि पिछले 5 सालों में जितने पर्यटक जम्मू कश्मीर में आए हैं जी। आतंकवाद के दिन में एक तरह से पर्यटन उद्योग बिल्कुल समाप्त हो गया था। ये कुछ चीजें हैं जो लोग महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक दबाव में रहते थे वो इस समय नहीं। जबकि जम्मू कश्मीर काफ़ी सुंदर इलाका है, वहाँ का टूरिज्म अगर स्टार्टिंग से ही अगर टेररिज्म का कुछ नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है, इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी ज़्यादा। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, उसमें पर्यटन उद्योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितने पर्यटक गए हैं वहाँ पर उनमें रोजगार लोगों को मिला है, लोगों की उपभोक्ता वस्तुओं की मांग जो है वो बड़ी है। कश्मीर का अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, अपना वेशभूषा है और देश भर के लोग वहाँ के पर्यटक स्थलों पर आए। वहीं बात करें वापस चुनाव पर, तो जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव है उसका डीलिमिटेशन का उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? हाँ रिप्ता, ये बहुत बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर में पहले हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि जम्मू क्षेत्र के साथ अन्याय किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा विधानसभा में जी। उस बैलेंसिंग फैक्टर को देखते हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन हुआ नए सिरे से। हालांकि ये आरोप लगाया जाता रहा है कि राष्ट्रपति शासन के चलते जो इलाकों की कटिंग है या सीमांकन है उसको अपने मन माफिक बनाया जा रहा है, वो भाजपा पर ऐसे आरोप लगे हैं। अब पहले 37 सीटें होती थी, अब 6 सीटें वहाँ बढ़ गई हैं और कश्मीर की जो सीटें थी वो 46 से 47 हो गई हैं, यानी कि 90 सीटें हो गई। 90 सीटों में से अब सरकार बनाने के लिए मैजिक फिगर है 45 का, यानी कि 45 सीटें से ऊपर चाहिए किसी को भी सत्ता में आने के लिए। अब डीलिमिटेशन का आपने सवाल पूछा है कि कितना प्रभाव है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है और वहाँ वो हिंदू बाहुल्य एरिया है। लेकिन 12 जिले ऐसे हैं, इनमें से 12 जिलों में से 6 सीटें पड़ती हैं। 6 सीटों में से आप रियासी को छोड़ दीजिए, वहाँ तो हिंदू और मुस्लिम जो जनसंख्या है वो बराबर है। जो बाकी रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा है, उनमें कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटें भी हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू में कितनी सीटें लेके जाती है और उसका गणित क्या है जी। और गणित, भारतीय जनता पार्टी के गणित के बारे में बात करें तो उसका लक्ष्य यही है कि जम्मू रीजन की जो सीटें हैं उनमें से कम 35 सीटों पर वो विजय प्राप्त करे और घाटी से जो जिसे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल जुगाड़, राजनीतिक जुगाड़ जिसे कहते हैं देसी भाषा में, 10 सीटों का जुगाड़ अगर वो घाटी से करती है तब पहली बार भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रभाव है वो कश्मीर घाटी से लेकर के जम्मू रीजन में भी है। कांग्रेस का उसके साथ गठबंधन है और जहाँ तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, उसका जो जनाधार है वो ज़्यादा घाटी में है।
जम्मू में कांग्रेस और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो गठबंधन है, क्या वो भारी पड़ सकता है बीजेपी पे? देखिए, अवाम पर ये निर्भर करता है कि वो घाटी से किस नजरिए से वोट बैंक करती है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनावों में अगर चुनाव परिणामों को देखें जी। तो पीडीपी के अध्यक्ष जो रही है महबूबा मुफ्ती भी अपनी सीट हार गई और उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो भी अपनी सीट हार गए। इसका दो अर्थ है इसके, या तो अवाम ने जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करने वाली राजनीतिक दल है उनके खिलाफ वोट दिया अगर वो दोनों हार पराजित हुए हैं, या फिर इसे दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि जिन सीटों पर ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा हारे वहाँ एंटी बीजेपी वोट गया है। दो अर्थ निकल सकते हैं। अब देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का अवाम जो है वो किस तरह से और किस पैटर्न से वोट करता है। यहाँ तक गणित का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अब घाटी में कई निर्दलियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता रहा है, पीडीपी भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है और कांग्रेस भी लगा रही है कि वो जो लोग अलगाववाद का ढिंढोरा पीटते थे, अलगाववाद का राग अलापते थे, उन्हीं लोगों को समर्थन कर रही है बीजेपी। अब सवाल यह है कि एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि जमाते इस्लामी जो प्रतिबंधित है, हालांकि वो सोशियो और रिलीजियस संगठन है लेकिन वो राजनीतिक दल भी है। उनके कैंडिडेट्स जो है वो काफ़ी संख्या में हर सीट पर लगभग दिखाई दे रहे हैं। निर्दलियों की बढ़ती संख्या यहाँ लोकतंत्र के स्वस्थ होने का प्रमाण देती है। वही एक उसका दूसरा फैक्टर यह भी है कि कहीं ना कहीं उन निर्दलियों से भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत है या वो, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि अगर जमात इस्लामी जो हमेशा चुनावों के बहिष्कार की बात करती रही है, चुनावों के बाइकाट की बात करती रही है, अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी नाग थे, जिन लोगों ने टेरर फंडिंग की, जिन लोगों ने पाकिस्तान और अन्य एजेंसियों के साथ से पैसा लेकर के कश्मीर अवाम के बच्चों के हाथों में किताबें पकड़वाने की बजाय बंदूकें थमा दी, जिन्होंने बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़वा दी है, जिनके अपने बच्चे तो देश विदेश में पढ़े लेकिन कश्मीरी अवाम के बच्चों के लिए स्कूल जला दिए गए, वो अब इस चुनाव में नहीं है। अगर जमाते इस्लामी जो है वो प्रतिबंधित जरूर है, लेकिन अगर उसके नेता निर्दलीय रूप से चुनाव लड़कर सामने आते हैं तो ये एक बात का प्रमाण है कि राष्ट्र की मुख्य धारा में वे लोग लौटना चाहते हैं और भारत के संविधान में उनकी आस्था है और लोकतंत्र में उनकी आस्था है। ये बहुत बड़ी बात है कि अलगाववादी अगर लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित होकर विधानसभा या लोकसभा में पहुंचते हैं तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जी, इलेक्शंस में काफ़ी पार्टीज खड़ी हुई हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं। तो आपने अभी एनसी का भी बताया, पीडीपी का भी बताया, तो वहीं पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का मेजर रोल क्या होगा? जो आपने समझाया अभी सारी पार्टीज का मेजर रोल क्या हो सकता है इस बार? मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पहले दौर का चुनाव देख लीजिए, 52 से ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही प्रत्येक चरण में है जी। इतनी संख्या में निर्दलीय क्यों आए और किस तरह से आए, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि शुरू से ही कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता का सुख उठाया, कभी महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने बारी बारी से उठाया। होता क्या था कि कभी बहुत कम 10% और 7% वोट पड़ते थे और सरकारें बन जाती थी। नए युवाओं को, नए लोगों को सामने आने का मौका ही नहीं मिलता था। अब क्योंकि वातावरण बहुत खुला, पहले से ज़्यादा खुला है, पुराने पिछले अगर चुनावों की बात करें तो थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है, लोग सामने आना चाहते हैं, युवा पीढ़ी में उत्साह है, नए युवा लोग भी आए हैं। जब पंचायतों और स्थानीय निकायों को वहाँ चुनाव होते हैं, उनमें जो युवा पीढ़ी आई
अब वो आगे आ रही है, तो निर्दलीय बढ़ने का कारण ये भी है। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ ये भी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये आरोप भी लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को निर्दलीयों का परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है और अधिकांश जो निर्दलीय हैं वे भारतीय जनता पार्टी की प्रॉक्सी है। लेकिन इसका जवाब तो जनता का आवाम देगी कि वो किसे चाहते हैं और किसे नहीं चाहते हैं। बीजेपी उन सीटों का जुगाड़ नहीं कर पाती है या फिर उनका नहीं बन पाती है पार्टी, तो क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव परिणाम जो है वो ज़्यादा जम्मू रीजन पर आधारित है। अगर जम्मू में वो अच्छी खासी सीटें ले जाते हैं और उन्हें सरकार बनाने के लिए कुछ प्रत्याशियों, कुछ उम्मीदवारों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ विधायकों की ज़रूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बीजेपी की बात की, तो उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? स्ट्रेटजी यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जम्मू रीजन से जीते और घाटी में कुछ सीटों का समर्थन, कुछ विधायकों का समर्थन हासिल करें। जी, अगर बात करें पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की, तो वो अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, आपने अभी कहा कि वो उसमें भी उनको अपनी ही सीट से हार मिली, उमर अब्दुल्ला का भी यही हाल रहा, और इस बार पहले महबूबा मुफ्ती ने खुद इलेक्शन में ना खड़े होकर अपनी बेटी को खड़ा करना सही समझा, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी शुरू में पीछे कर लिया अपने कदम। तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि इस बार क्यों वो सामने खुलकर नहीं आ पा रहे? क्या मुझे ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला, दोनों की पार्टियों का जो अगर आप मैनिफेस्टो पढ़े तो एक जैसा ही है लगभग। और महबूबा मुफ्ती का स्टैंड यह रहा कि अगर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता और जो उपराज्यपाल हैं वो एक तरह से करते हैं और उपराज्यपाल को दिल्ली जैसे उपराज्यपाल की तरह अधिकार दे दी गए हैं, उन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अधिकार है, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुकदमा किसी ऑफिसर के खिलाफ चलाना है या एबीसी कोई काम करती है तो उसकी भी मंजूरी राज्यपाल को देंगे। यानी कि कुल मिला के जो नई सरकार होगी वो उसके बॉस जो हैं वो उपराज्यपाल ही होंगे। अब महबूबा मुफ्ती का स्टैंड यह रहा कि एक पीएम की नियुक्ति के लिए अगर उन्हें उपराज्यपाल के दरवाजे पर जाकर के दस्तक देनी पड़े या उनसे मुलाकात करनी पड़े, ऐसी सरकार का कोई उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री बनने का कोई फ़ायदा नहीं। स्टैंड तो उमर अब्दुल्ला का भी यही था, लेकिन उन्होंने अपने कदम वापस खींचे और चुनाव लड़ने का फैसला किया। मुझे ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती सीट शेयरिंग के मामले पर जो जिस तरह से वो चाहती थी, वो सीट शेयरिंग जो समझौता है वो नहीं सिरे चढ़ पाया नेशनल कॉन्फ्रेंस। हालांकि अनुच्छेद 317 के बाद सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर के गुपकार संगठन बनाया था, चाहे तो वो एक साथ चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती को लगा कि उन्होंने शायद दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ लिया कि उन्हें चुनाव में ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला, तो इसलिए उन्होंने अपने कदम वापस खींच दिए। हालांकि उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है और बेटी अब देखना यह है कि क्या वहाँ का जो आवाम है, हालांकि बहुत वो घर घर दस्तक दे रही है इल्तिजा, और वो ये भी कह रही है कि मैं माँ के बिना चुनाव लड़ना चाहती हूँ, मेहनत कर रही है वो। देखना यह है कि चुनाव परिणाम क्या होता है। जी, आपने सीट्स की बात की, सीट शेयरिंग की बात की। हम बात करें यहाँ के विधानसभा चुनाव की, तो पीओके के लिए 25 सीटें खाली रखी जाती। इसका अर्थ क्या है? देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के ऊपर हमारा सैद्धांतिक स्टैंड यही है कि पीओके जम्मू कश्मीर की तरह भारत का अभिन्न अंग है। हाल ही में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ गए थे तो उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि पीओके के लोगों से उन्होंने कहा था कि वो भारत में शामिल हो। ये मैं मानता हूँ कि आफ्टर द 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस द बॉर्डर्स कैनॉट बी चेंज। 75 वर्षों बाद किसी भी देश की सीमाओं में परिवर्तन करना आसान नहीं होता, लेकिन हमारा भारत का स्टैंड यही है। भारत की लोकसभा जो है वो 2 बार लोकसभा में ये चुनाव पारित कर चुकी है, संकल्प पारित कर चुकी है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान अवैध कब्जा है और पीओके हमारा अभिन्न अंग है। इसलिए हम सांकेतिक रूप से वहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए खाली सीटें जो है वो चुनाव में छोड़ते हैं।
जनता के मन की बात की जाए, ये तो इलेक्शंस हो गए, पार्टीज की बात हो गई, जनता के मन की बात की जाए कि वो किसको देखना चाहते हैं, तो 370 हटने के बाद क्या जनता का झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा है? ये बहुत अपने आप में जटिल सवाल है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लाभ हुआ, क्योंकि जनसंघ काल से ही भारतीय जनता पार्टी के 3 मुद्दे रहे हैं। एक, राम मंदिर निर्माण जी। दूसरा, अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, और तीसरा, समान नागरिक संहिता। अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2 जो उपलब्धियां हैं, 2 मुद्दे, तो एक तो राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और दूसरा अनुच्छेद 370 भी हटा दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू में इस मुद्दे का प्रभाव है, लेकिन घाटी में परसेप्शन जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि वहाँ का कश्मीरी आवाम ये कहीं ना कहीं सोचता है कि उसके अधिकारों पर किसी तरह एक तरह से डकैती डाली गई है। जो समझौता आज़ादी के वक्त, आज़ादी के बाद हुआ, जब कश्मीर का विलय हुआ भारत में, तो उनके अधिकारों पर कहीं ना कहीं प्रहार किया गया है। और जो स्थानीय पार्टियां हैं, चाहे वो अलगाववादी विचारधारा की हों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, वो यही परसेप्शन क्रिएट करने में लगी हुई हैं कि अनुच्छेद 370 की वापसी होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। स्थानीय स्तर पर, घाटी में खास तौर पर अनुच्छेद 370 हटाने जाने के खिलाफ जो है वो अभी भी जनमत जो है, तो रेशियो बराबर ही समझे, सपोर्टर्स भी हैं और हेटर्स भी हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, लेकिन यहाँ तक आतंकवाद का सवाल है। चुनावों से पहले दौर से पहले जिन सीटों पर चुनाव होना था, जम्मू, पुंछ, डोडा, इन सब में लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती रही। इससे पहले आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग भी की। प्रवासी मजदूरों, बिहार के हुए, उत्तर प्रदेश के हुए, या किसी भी देश के किसी भी कोने से वहाँ रोजी रोटी कमाने हुए लोगों की टारगेट किलिंग की गई, क्योंकि इसका कारण, इसका मेन मकसद यही था कि बाहर के लोग यहाँ ना आए, और जैसा कि उन्हें ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जाता रहा कि बाहर के लोग आ जाएंगे, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, या इसका जनसांख्यिकी की स्वरूप जो है वो बदल दिया जाएगा। पाकिस्तान में बैठे आका जो है आतंकवादियों, वो कभी सहन नहीं कर सकते कि कश्मीर का आवाम राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो, जम्मू कश्मीर प्रगति करे, जम्मू कश्मीर पूरे देश के साथ कदम से कदम ताल मिलाए। इसलिए मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों को बहुत सतर्क रहकर काम करना होगा। आतंकवाद के बिना या खून हिंसा के बिना चुनाव कराना एक बहुत बड़ी सुरक्षा बलों की भी चुनौती है, और वहाँ के प्रशासन की भी। बाकी बात करें वोट परसेंटेज की, तो आपको लगता है कि ये अब 370 हटाने के बाद जो परसेंटेज है लोगों का वोट करने का, वो बढ़ेगा, क्योंकि लोग स्वतंत्रता काफ़ी चाहते हैं? देखिए, लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के अवाम ने कई बार आतंकवादियों को आईना दिखाया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आतंकवादियों या अलगाववादियों ने, जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी होती थी, तब भी वो लोगों को मतदान करने के लिए चेतावनी देते थे, धमकाते थे कि नहीं तो तुम्हारी हत्याएं कर दी जाएंगी या तुम्हें बाहर से खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम में कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आस्था जिंदा है, और वहाँ का आवाम महसूस करता है कि वो अपनी बात लोकतंत्र के जरिए कहने का अधिकार रखता है, और उसे करना भी चाहिए। लोकसभा चुनावों में, पिछले लोकसभा चुनावों में 52% से अधिक, और कुछ क्षेत्रों में तो जो मतदान का प्रतिशत वो 65 तक भी गया है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही हेल्दी संकेत होता है कि जब आवाम जो है, देश की जनता जो है, वो लोकतंत्र में आस्था, इसका अर्थ यही है, मतदान का अर्थ यही है कि उनकी लोकतंत्र में आस्था है और भारतीय संविधान में आस्था है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जम्मू कश्मीर का जो आवाम है वो लोकतंत्र में अपनी आस्था जताते हुए भारी मतदान करेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। बाकी अगर नए वोटर्स की बात करें, या वहाँ के वोटर्स को आप कोई मैसेज देना चाहें, वोटिंग से पहले 18 से इनका पहला चरण का चुनाव है, तो वो क्या होगा? देखिए, नए वोटर जो है वो युवा काफ़ी
उत्साह है उनमें मतदान के लिए। वो आजकल खुलकर नुक्कड़ सभाओं में चर्चा भी करते हैं, अपनी बात भी कहते हैं। पिछले दिनों में एक चर्चा देख रहा था तो मुझे लगता है कि जितना वहाँ का युवा अपनी स्थिति को खुल कर के बयान करता है, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें अपने मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, विकास के मुद्दे, टेररिज्म के मुद्दे पर वो खुलकर बात करते हैं। देखिए, हर युवा जो है उसके अंदर एक उम्मीदें होती है कि नई सरकार आएगी, यहाँ पर उन्हें रोजगार मिलेगा, उनको शिक्षा होगी, बिजली, पानी, सड़क और बुनियादी सुविधाएं होंगी। लेकिन ये सारे रास्ते जो हैं वो चुनाव से होकर के जाते हैं। शांति जहाँ होगी वहीं विकास होगा, ये शांति की पहली शर्त है। और केंद्र सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात पहले भी प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, गृह मंत्री भी कह चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि वो समय कब आता है। जी, तो ये आपने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के इस समय हालात हैं, लोगों को सरकार से क्या उम्मीद है, सरकार के लिए क्या कुछ चुनौतियां इस बार खड़ी होंगी। तो ये आपने समझा होगा जम्मू कश्मीर का पूरा मुद्दा। इसी तरह के तमाम हर खबर को और हर मुद्दे को समझने और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।